हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका से पाठ 1 के बारे में, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। इस पाठ को पहले हम डिटेल में ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ने और समझने वाले हैं, फिर वन शॉट रिवीजन से इसको एक समराइज्ड फॉर्म में 5-7 मिनट में हम इसको रिवाइज करने वाले हैं, और उसके बाद फिर अभ्यास के प्रश्न उत्तर, फिर कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, फिर कहीं ना कहीं वैकल्पिक प्रश्नों के बारे में भी हम बात करेंगे, और इस तरीके से पूरे पाठ को हम ढंग से कर लेंगे जिससे कि पेपर तक की टेंशन हमारी खत्म हो जाए। तो चलिए पहले इस पाठ को ईच एंड एवरी लाइन एनसीईआरटी को पढ़कर समझते हैं। मैं आपको बता दूं बेटा कि एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट या एडवांटेज ये होता है कि अगर आप उसकी लाइन टू लाइन रीडिंग कर लेते हो तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका आइडिया आपको लग जाता है। साथ ही आपको ये भी पता चल जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं और कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। लाख क्या होते हैं और उनकी चूड़ियां कैसे बनती हैं वो भी हम जानेंगे इसी पाठ के अंदर। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। ये वाक्य किसके होंगे बताओ, किसके होंगे? लेखक के होंगे। लेखक कहते हैं कि उनको उनके सारे गांव में, अब वहां पर किस गांव की बात हो रही है वो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल बोल रहे हैं कि उस पूरे गांव में, जिस गांव के बारे में यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं, उस पूरे गांव में उन्हें बदलू नाम का व्यक्ति बहुत पसंद है, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख की गोलियां, लाख जिसका इस्तेमाल हम कड़े बनाने के लिए करते हैं, जिसका इस्तेमाल सील करने के लिए किया जाता है, ताले वगैरह को जैसे कहीं पर सील लगाना होता है तो वहां पर किया जाता है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यानी वो बदलू को इसलिए पसंद करते थे क्योंकि बदलू उन्हें रंग बिरंगी गोलियां दिया करता था, और वहां जाने का सबसे बड़ा चाव ही ये था कि वहां जाने पर उन्हें रंग बिरंगी गोलियां मिलती थी। और आप लोगों ने देखा होगा बच्चे वहीं ज्यादा जाते जहां पर उनको प्रेम मिलता है, जहां पर थोड़ा बहुत लालच हो। तो बदलू से भी लालच था क्योंकि उन्हें वहां पर गोलियां मिलती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उन्हें बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। अब आप समझो, जैसे आपके आस पड़ोस में जो भी लोग पाए जाते हैं उन्हें आप चाचा या अंकल बोलते हो, एग्री? ऐसे ही अगर हम अपने नानी गांव में जाएंगे तो नानी गांव में जो हमारे रिश्ते हैं वो मामा के हिसाब से होंगे, है ना? तो हम जितने भी चाचा के उम्र वाले व्यक्तियों को देखेंगे नानी गांव में, उन सबको हम मामा कहकर बुलाएंगे, चाचा नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वहां पर हम क्या बोलेंगे? मामा कहकर बुलाएंगे। अब सवाल उठता है कि बदलू मामा क्यों नहीं कहता था? तो मतलब बदलू को मामा क्यों नहीं कहते थे लेखक? लेखक बदलू को मामा इसलिए नहीं कहते थे क्योंकि गांव के बाकी बच्चे बदलू को चाचा कहा करते थे, और बच्चों का तो चलन होता है, जो बच्चे एक बोलते हैं वही फिर सारे बोलने लग जाते हैं। तो इसीलिए बदलू जो है उनको लेखक बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहकर संबोधित करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। यानी कि वो बदलू जो था वो गांव से थोड़ी सी ऊंचाई पर रहता था, यानी कि हो सकता है कि गांव जो है थोड़ा निचाई पर हो और ये थोड़ी ऊंचाई पर रहते हो। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वो लाख को पिघलाया करता था। बदलू जो था वो पेशे से बेटा क्या था? मनिहार था, जो चूड़ियां बनाते हैं और चूड़ियां बनाकर उन्हें बेचकर अपनी निजी या फिर कह सकते हो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं। बदलू भी एक ऐसा ही व्यक्ति था जो कि चूड़ियां बनाता था। किसके बनाता था? लाख की चूड़ियां। किस प्रकार बनती हैं चलिए वो भी जानते हैं। तो कह रहा है कि लाख को पहले पिघलाया जाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। ये काम किसका था? बदलू का। क्या करता था? वो उन लाख को पिघलाकर थोड़ा मुलायम होने देता, और जब ऐसा हो जाता कि वो मुलायम हो जाए, मुड़ जाए, तो उनको सलाखों के समान पहले तो बेलनाकार बना लेता था। सलाख क्या होते हैं बेटा? सलाखें सुना होगा ना, तुम्हें सलाखों के पीछे कर दूंगा। सलाखें क्या होता है? जेल की जो पतली पतली पाइप होती है ना, जिसको पकड़ कर कैदी खड़े रहते हैं ऐसे करके,
उन जेल की पतली पतली पाइपों को हम सलाखें कहते हैं। तो बदलू भी क्या करता था, खाट के ऊपर पतली पतली सलाखें बनाकर रख लेता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनाकार या बेलन के अनुसार कह सकते हो, मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, जिससे कि वो सही माप ले सके चूड़ियों का। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात उन पर रंग करता था, डिजाइन बनाता था। बदलू ये कार्य सदा ही एक मची, यानी कि जिसे आप कहते हैं छोटा सा मुड्डा, या फिर आप कह सकते हैं पीढ़ी, ऐसा कुछ मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था, यानी कि बदलू के पास जाना उन्हें पसंद था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 चूड़ियां या 4-6 जोड़े जो है चूड़ियां बना लेता था। पूरा जोड़ा बन लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता था, मानो वो बेलन पर ना हो, किसी नववधु यानी नई जो वधु होती है बेटा, यानी बहू जो होती है, उसकी कलाई पर हो और बहुत फव रही हो। बदलू मनिहार था, यानी जो पेशे से क्या करते हैं बेटा, चूड़ियां बनाते हैं, चूड़ियां बेचते हैं। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा क्या होता है बेटा, यानी जो पुराने जमाने से उनके पूर्वज वगैरह करते आ रहे थे, वही पैतृक, यानी पैतृक मतलब पापा मम्मी तो नहीं कह सकते, पापा दादा वगैरह उनके करते आ रहे थे वो, तो पैतृक पेशा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। वह गांव में तो सभी स्त्रियों, यानी उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी ही बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। अब अभी तक उसका जो तरीका था वो वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है बेटा, एक प्रकार का व्यापार जिसमें एक सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था। यानी कि बदलू अपनी चूड़ियां देता था किसी को, और उसके बदले वो पैसे ना लेकर बेटा सामान लेता था, जैसे अनाज, फल, सब्जियां इत्यादि। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा था, यानी बदलू कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ लेता था। जीवन भर चाहे कोई भी उसे मुफ्त में चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही इतना होता है। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। अब ये तो आपको पता ही है, ऐसी कोई भी शादी नहीं है बच्चों जिसमें नोक झोंक ना हो। तो ऐसी हुई होगी कोई शादी जिसमें ऐसे विवाद बन गए होंगे, और फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। लोहे लग जाना या लोहे के चने चबाना मतलब बहुत मेहनत करना। यानी जो लोग उन्हें मना रहे थे उनके लोहे लग गए थे, मतलब लोहे के चने चबाने पड़े, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली के सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलते, और उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते, वो अलग। यानी बहुत सारा फायदा हो जाता था बदलू को। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता था, कुढ़ उठता था, यानी कि कहीं ना कहीं चिढ़ जाता था, परेशान हो जाता था, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था। मुझसे वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी मेरे घर बारे के बारे में, और कभी कभी शहर के बारे में भी। तो कहता क्या कि शहर के जीवन के बारे में भी वो पूछ लेता था। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, और वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सब कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्दों का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं।
मतलब देखा जाए तो गांव में अगर आप किसी औरत का हाथ पकड़ लो, शायद वो औरत आपके परिवार का कोई सदस्य ही हो, तो कहीं ना कहीं समाज के लोग उसे अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। तो वही कह रहे हैं ना कि गांव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन शहरों में तो औरतें मर्दों का हाथ पकड़ के चलती हैं। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक भी तो होती है ना। लाख की चूड़ियां पहनने से तो मोच ना आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर करता था, खातिरदारी भी किया करता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण से वह मुझे अच्छा लगता था, वह था कि रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता था। यानी लेखक को खाने पीने में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना कि गोलियों में इंटरेस्ट था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टियों में मामा के यहाँ चला जाता था, क्योंकि उन्हें वहां पर मजा आता था। और एक आधा महीने वहां रुक कर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। जैसा कि आप गर्मी के छुट्टियों में करते हो बेटा, समर वेकेशन जब पढ़ते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं घूमने जाते होंगे। और जब आप घूमने जाते होंगे तो वहां पर भी आप अपनी पूरी गर्मी छुट्टी बिताकर लौटते होंगे। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। ये तो अक्सर होता है बेटा, आप लोगों ने भी देखा होगा, आज इसी स्कूल में पढ़ रहे हो और पता लगे कि पापा का ट्रांसफर हो गया, जॉब छूट गई, कहीं और जॉब कर ली उन्होंने, तो भाई पूरा परिवार वहां चला जाता है। तो कहीं ना कहीं परिवार जो एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जा रहा है। तो ऐसे ही लेखक का भी परिवार एक जगह से दूसरी जगह तक चला गया। और तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं यानी लेखक वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि ही नहीं रह गई। ये भी आपने देखा होगा बेटा, समय के समय हमारी जो रुचियां होती हैं, जरूरतें होती हैं, वो बदलती चली जाती हैं। आज शायद आपको कंचों से खेलना अच्छा लगता हो, कल शायद आपको बैट बॉल से खेलना अच्छा लगे, और परसों शायद आपको मोबाइल में वीडियो गेम पसंद आए, और उससे अगले दिन, अगले साल कुछ और, वो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो वही कह रहा है क्या कि उसकी रुचियां बदल गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। और इससे क्या पता चलता है कि इंसान को जब जरूरत होती है बेटा, इंसान को जब जरूरत होती है तभी तभी इंसान किसी को पूछता है। तो बदलू की जरूरतें जो थी वो चूड़ियों से थी तो वो बनाता था, लेकिन हमारे लेखक जी की जरूरतें जो थी वो कंचे से थी। अब कंचे या गोलियां जो थी उनमें उनका रुचि खत्म हो चुका था, तो भला कैसे बदलू की याद आए? तो उनको कई दिनों तक याद ही नहीं आई। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुई थी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। यानी कि कहीं ना कहीं चूड़ी अगर नहीं टूटती तो शायद बदलू का ध्यान लेखक को आता ही नहीं। ध्यान क्यों आया? क्योंकि चूड़ी आ गई ना, तो और बचपन चूड़ियों से ही जुड़ा हुआ था इसीलिए। और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। यानी पहले जैसा नहीं था कि वो कार्य कर रहा हो, अब वो आराम से लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। यानी कि लेखक ने कहा नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। अब 10-12 साल में आप अचानक बचपन में गए हो और 10-12 साल अगर बाद पहुंचोगे कहीं पर, तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। आप लंबे हो जाते हो, आपके दाढ़ी और जो मूंछ है वो आ जाती है, चेहरे वगैरह बड़े हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बदलावों के कारण बदलू नहीं समझ पाया कि वो कौन है। और साथ ही बेटा बदलू बूढ़ा भी हो गया था, तो नजर भी कमजोर हो गई थी। मैं हूं जनार्दन काका, यानी मैं हूं जनार्दन काका। यानी लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? अगर कोई पूछ ले कि इस पाठ में लेखक का नाम क्या है, तो लेखक का नाम है बेटा जनार्दन।
मैं हूं जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया, यानी अपने बारे में बताया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पटल यानी कि अपनी यादों के अतीत पर पड़े हुए चित्र को उतार रहा हो और उसे खंगाल रहा हो। तब वह एकदम बोला, आओ आओ लल्ला, बैठो। तुम बहुत दिनों बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सकता है या नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति बनी रही और मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, और ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। ना तो मछिया नजर आई, ना ही भट्टी, यानी कि बदलू अपना कार्य छोड़ चुका था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मशीनी युग है ना ये लल्ला, यानी मशीनों का काल है, मशीनों का समय चल रहा है। आजकल सब काम मशीनों से होते हैं, खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वह लाख में कहाँ संभव है। ये कहीं ना कहीं सरकास्टिक वे में बोला होगा, यानी कि व्यंग्यात्मक तौर से बोला होगा। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा, यानी कि कहीं ना कहीं लेखक ने बदलू को सपोर्ट किया। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला, कहते हैं ना कि खांसी, कहते कहते उसको खांसी आ गई। ठीक है, कहते कहते खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथ और पैर माथों पर नसें उभर आई थी। देखा होगा आप लोगों ने बेटा किसी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति को, तो उनके शरीर पर जो नसें होती हैं वो उभर जाती हैं, चेहरा थोड़ा उतर जाता है, झुर्रियां पड़ जाती है, आईब्रो के आसपास में भी झुर्रियां नजर आने लगती है आपको। जाने कैसे उसने मेरी शंका भाप ली, और मतलब लगा होगा कहीं ना कहीं लेखक को कि इसको दमे की बीमारी है, और दमा एक फैलने वाली बीमारी है बेटा, एक कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को हो सकता है दमा। दमा नहीं है मुझे, मुझे फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छुपी है, यानी व्यथा मतलब कह सकते हो दुविधा, या फिर कह सकते हो कोई ना कोई शंका छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितनों के हाथ काट दिए हैं। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं लेखक यहाँ पर, यही बेटा कि मशीनों के प्रयोग से हम कहीं ना कहीं विकसित तो हुए हैं, मशीनों के प्रयोग से हमारे कार्य की रफ्तार तो बढ़ी है, मशीनों के प्रयोग से जो कार्य हम 10 दिन में करते थे शायद वो 10 घंटे में हो जाए, लेकिन जो हमारे हाथों में काबिलियत हुआ करती थी, जो ताकत हुआ करती थी, वो भी हमने खत्म कर डाली है। मशीनों के युग से बेटा बहुत सारे बर्तन बनाने वाले जो लोग हैं, चित्रकार लोग हैं, ये सब बेरोजगार हो गए। आजकल नए चैट जीपीटी वगैरह जैसे बहुत एआई टूल्स आ रहे हैं जो कि ऑनलाइन वीडियोस भी बना देते हैं, खुद ही स्क्रिप्ट लिख दो, और वो दिन दूर नहीं है कि जब उन्हें स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, एक टाइटल दे दोगे और मस्त वीडियो बनाकर वो डाल देंगे। सोचो उससे हम जैसे यूट्यूबर्स का क्या होगा, सोचो आप जैसे बच्चों का क्या होगा जिन्हें एआई से पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि एक फिजिकल इंटरेक्शन जो हमारे बीच है ना, हमारे बीच में जो प्यार है, जो आपके और मेरे बीच में ये एक इमोशनल अटैचमेंट है, वो कहाँ रहेगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मशीनी युग के बढ़ने से विकास तो होता है, लेकिन समझ सकते हो कि ये विकास कितना होता है, कहीं ना कहीं इसके नुकसान भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी ये शांति। आम की फसल कब कैसी, अब कैसी है काका, ये बोला उन्होंने और शांति को भंग किया। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, ठीक है, यानी ये बात जो है, जो लाइन अभी बोली मैंने कि आम की फसल अब कैसी है काका, ये लाइन लेखक ने कुछ देर बाद पूछा। अब जो बदलू काका है वो रिस्पॉन्स करते हैं, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी। उसने लहर कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। यानी उसकी बेटी का नाम क्या है, रज्जो है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला,
तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। यानी कि कहीं ना कहीं उसकी तरफ देखते हुए, मुखातिब मतलब क्या हो गया बेटा, उसकी तरफ देखते हुए वो बोला कि माफ करना लल्ला, मुझे, मैं आम खिलाना तुम्हें भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। ये उसका प्यार है, बदलू का प्यार है, जो एक बच्चे को, अभी भी बच्चा उसको समझकर ट्रीट कर रहा है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलियों में ढेर सारा आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। एक प्रकार का आम होता है बेटा जिसका कलर सिंदूर जैसा होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। हमारा खुद का भी बगीचा है जिसमें इस प्रकार के आम लगे हैं बेटा, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। देखो लल्ला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है, यानी ये पेड़ जो है पहली बार फसल दे रहा है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दी। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथ पर ठिठक गई, अटक गई कह सकते हो, या रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फव रही थी, जम रही थी, या कह सकते हो खिल रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा। यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको कम दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से जाकर ले आओ। मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। इस प्रकार का व्यक्तित्व बेटा हमारा भी होना चाहिए। हमारे अंदर भी स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए। जिस कार्य को हम करते हैं उस कार्य को हमें स्वीकार करना चाहिए, और इतने इतने कह सकते हो अच्छे हो जाना चाहिए हमें उस कार्य में कि लोग हमारी तारीफ करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों को करेंगे और ध्यान से समझेंगे, सीखेंगे इस पाठ के बारे में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।